हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, मैंने कई वीडियो में आपको पढ़ाया है दिल्ली सल्तनत के बारे में और बहुत दिन से वीडियो नहीं डला रहा था, काहे कि दशहरा का छुट्टी हो रहा था, छुट्टी हो गया था तो अब कंटिन्यू होगा यहाँ से। और हम लोगों का जो कोचिंग संस्थान है वो बिल्कुल बाज़ार में है, इसलिए बहुत आवाज़ भी आता था। तो आज से आपका वीडियो कंटिन्यू डलाएगा और आज से हम लोग जो दिल्ली सल्तनत है उसके बाद का जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। और उसके बाद का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है विजयनगर साम्राज्य, और फिर बहमनी साम्राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद आपको चालू होगा फिर मुगल शासनकाल। तो इतना पहले पढ़ लेंगे 4 टॉपिक, उसके बाद आपको मुगल काल चालू होगा। तो पहला टॉपिक आज जो है हम लोगों का है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य क्या है? तो आप तुगलक वंश पढ़े हैं और उस तुगलक वंश में एक शासक के बारे में आप पढ़े हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, जो असफलताओं का बादशाह कहा जाता है, पागल बादशाह कहा जाता है। बहुत सारा उपाधि उसको मिला है, कितना भी बेचारा एक्सपेरिमेंट किया लेकिन सब फेल हो गया। असफलताओं का बादशाह भी उसको कहते हैं। उसी के शासनकाल में बहुत सारे दिल्ली सल्तनत में विद्रोह भी हुआ, पूरे भारत में विद्रोह भी हुआ। अब उसी विद्रोह के बारे में पढ़ना है कि एक भाई थे, 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्ति दक्षिण भारत में रहते थे। अब ये दोनों विद्रोह करके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही 1336 ईस्वी में एक साम्राज्य का नींव डालते हैं हम्पी शहर में, जिसका अभी वर्तमान नाम तो हम्पी है लेकिन पुराना नाम विजयनगर था। उसी विजयनगर साम्राज्य को हम्पी शहर में स्थापित किया गया, लेकिन समय बदलते बदलते वह पूरा फैल गया। और वह जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ गुलाबी कलर से आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य है। ये पूरा दक्षिण भारत में पहला हिंदू साम्राज्य था। मध्यकालीन भारत में पहला जो हिंदू साम्राज्य हुआ उसी का नाम था विजयनगर साम्राज्य। इसके अलावा कहीं भी आपको हिंदू साम्राज्य नहीं मिलेगा, मात्र यही विजयनगर साम्राज्य है जो आपको मध्यकाल में मिलेगा। तो यही विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। अब इनके बारे में पढ़ना है। आइए, विजयनगर साम्राज्य अभी आप मैप में देख लीजिए, ये है विजयनगर साम्राज्य। इसके ऊपर आपको मिलेगा बहमनी सल्तनत और उसके ऊपर आपको मिलेगा दिल्ली सल्तनत। पूरे उत्तर भारत में आपको दिल्ली सल्तनत, और उसी के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आपको नीचे मिलेगा 2 सल्तनत, एक विजयनगर और एक बहमनी। तो बहमनी और विजयनगर, ये दोनों टॉपिक आज अगर संभव होगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में बहमनी पढ़ाया जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य पहले जानते हैं। आज विजयनगर साम्राज्य 1336 में इसका नींव रखा जाता है 2 भाई हरिहर और बुक्का के द्वारा, और मध्यकाल में स्थापित होने वाला यह प्रथम हिंदू राज्य है। कौन सा राज्य? तो विजयनगर राज्य। यह मध्यकाल में हिंदू राज्य ऐसा था, पहला हिंदू राज्य था जो स्थापित हुआ था, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दोनों सगे भाई थे और 1336 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। इसका जो ये दोनों भाई हैं, इनके गुरु का नाम विद्यारण्य मिलता है। इनके गुरु का नाम विद्यारण्य है और इनसे संबंधित एक कहानी है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे दक्षिण भारत में आक्रमण किया था तो वह इन दोनों भाइयों को कैद करके लेकर चला गया था और जबरदस्ती दोनों को इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया था। और फिर कुछ समय बाद ये दोनों विश्वासी बन गए उसके। तो इन दोनों को फिर भेजा गया दक्षिण के विजय पर कि जाओ दक्षिण भारत को फिर पूरे तरह से विजय करके आओ। अब ये लोग जाते हैं और हम्पी शहर जो वर्तमान में है उसको जीत भी लेते हैं। और लेकिन इनका जो गुरु का नाम है विद्यारण्य, उनसे मुलाकात हो जाता है। अब विद्यारण्य इनके गुरु थे, ये बोलते हैं कि नहीं, आप लोगों को तो जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाया गया है, जबरदस्ती आपको मनवाया गया है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हम आपका शुद्धिकरण कर देते हैं, आप फिर से हिंदू धर्म में सम्मिलित हो जाए, फिर से आप हिंदू धर्म में आ जाए, फिर से हिंदू बन जाए। तो इन जो विद्यारण्य है, इनके गुरु का नाम विद्यारण्य है, फिर से शुद्धिकरण उनका करते हैं और फिर से वे दोनों भाई यहाँ पे हिंदू बन जाते हैं। और जिस शहर पे वे लोग विजय प्राप्त किए थे, हम्पी शहर जो वर्तमान है, वर्तमान समय में नाम उसका हम्पी है, उस शहर पे इन्होंने विजय प्राप्त किया था और उसी शहर का नाम रखा विजयनगर, यानी कि विजय से प्राप्त हुआ नगर। और फिर यहाँ से विजयनगर साम्राज्य का नींव डलाता है और विजयनगर उसी हम्पी शहर पे जो जिस पर ये लोग दोनों भाई विजय प्राप्त किए थे,
उसी विजय प्राप्त किए हुए क्षेत्र पे इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। और यहां से विजयनगर साम्राज्य का शुरुआत होता है 1336 ईस्वी से। और 1336 ईस्वी से लेकर यहाँ पे ये दोनों भाई जो हरिहर और बुक्का हैं, इन दोनों के पिता का नाम था संगम, और अपने पिता के नाम पर ही ये लोग अपना वंश स्थापित करते हैं, जिसका नाम रखते हैं संगम वंश। और इसी तरह से विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश हुए, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अराविडु वंश। यही 4 वंश के बारे में हम लोगों को पढ़ लेना है, और इसने इतना ही में हम लोगों का जो विजयनगर साम्राज्य है समाप्त हो जाएगा। तो 1336 से लेकर 1485 तक चलेगा संगम वंश, 1485 से 1505 तक 20 साल तक चलेगा सालुब वंश, तुलु वंश 1505 से 1570 तक 65 साल चलेगा, और अराविडु वंश 1570 ईस्वी के बाद। अब इसका हम पूरा क्यों नहीं लिखे, क्योंकि जानकारी भी अधूरा मिलता है। इसके बाद आपको मिलता है कि 1570 ईस्वी से लेके 17वीं शताब्दी तक, पूरा आपको कंफर्म टाइम नहीं मिलता है। अब कब समाप्त हो गया ये आपको अब बताएंगे। अब यही बारी बारी से हम लोगों को चारों वंश के बारे में पढ़ लेना है, और सबसे पहला वंश है संगम वंश। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं संगम वंश। और संगम वंश में सबसे पहले जो शासक बने हरिहर प्रथम बने। आपको बताया कि संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। अब बड़े भाई थे हरिहर, इसलिए हरिहर प्रथम ही सबसे पहले शासक बनते हैं, और ये जब मरेंगे तो दूसरा बनेगा, हरिहर बुक्का प्रथम बनेगा। तो हरिहर प्रथम सबसे पहले शासक बनते हैं, और 1336 ईस्वी से लेके 1356 तक ये शासक बने रहते हैं, यानी 20 साल तक शासन करते हैं। यह संगम वंश का प्रथम शासक था, पहला बना है तो प्रथम ही होगा। और इसकी पहली राजधानी अनेगुंडी थी। इसकी पहली राजधानी कहाँ? अनेगुंडी। परंतु 7 साल बाद अपना राजधानी विजयनगर बना लेते हैं, बदल देते हैं। 7 साल बाद पहले राजधानी कहाँ थी? अनेगुंडी, लेकिन 7 साल बाद कहाँ कर लिए? तो विजयनगर कर दिए। और इन्होंने 1346 ईस्वी में होयसल को अपने राज्य में मिला लिया था। अब ये होयसल कहाँ है? तो अभी आपको हम मैप दिखाए थे। ये जो आप देख रहे हैं विजयनगर सिर्फ इतना ही था। ये जो आप देख रहे हैं स्टार यहाँ पे, ये सिर्फ विजयनगर इतना ही था। अब नीचे वाला जितना क्षेत्र था ये सब होयसल वाला था। अब इसी पे होयसल क्षेत्र पे पूरा विजय प्राप्त कर लिया हरिहर प्रथम ने, और हरिहर प्रथम ने होयसल पे कब्जा कर लिया, और ये फिर पूरा अपना बड़ा सल्तनत यहाँ पे बना लिया। अब होयसल पे कब्जा इन्होंने कब किया? तो 1346 ईस्वी में, यानी कि 1336 में इन्होंने अपना वंश स्थापित किया, और 10 साल बाद ही पर कब्जा भी कर लिया, 10 वर्ष बाद। अब कब्जा किया तो कहाँ किया? तो होयसल पे किया। और होयसल में जहां पे आक्रमण किया था उसके अंतिम शासक थे वे थे बीरबलाल तृतीय, होयसल साम्राज्य के। अब आगे आइए। अब आगे जो अब शासक बनते हैं 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अब 1356 में उनका मृत्यु होता है तो अगला भाई बनेंगे इनके शासक। तो अगले शासक बनते हैं बुक्का प्रथम, जो इनका शासनकाल है 1356 से 1377 तक। अब ये कुछ उपाधि लिए थे। इन्होंने वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि ली थी, यानी कि वेद का जो मार्ग है उस पे चलेंगे, हम हिंदू धर्म को फॉलो करेंगे, और जो वेद में बात बताया गया है उस पे हम चलेंगे। वेद मार्ग प्रतिस्थापक। उनके पुत्र का नाम था कंपन राय। अभी जो कंपन राय है उनको मदुरा पर भेजता है आक्रमण करने के लिए। मदुरा यानी मदुरई पे आक्रमण करने के लिए भेजा गया। अब ये जीत भी जाता है। अब जो इनके जो पत्नी है, कंपन राय की पत्नी है गंगा देवी, यहाँ पे देखिएगा, पत्नी गंगा देवी ने एक पुस्तक का भी रचना किया था, ग्रंथ का भी रचना किया था अपने पति के विजय पे, जिसका नाम था, ग्रंथ का नाम था मधुरा विजयम। क्या नाम था? मधुरा विजयम। तो बुक्का प्रथम के टाइम के एक महत्वपूर्ण जो काम हुआ वो आप याद रखिएगा कि मधुरा विजयम पुस्तक लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि कंपन राय की जो आक्रमण था मधुरा का, उन्होंने वो जीत लिया था। अब उनकी पत्नी ने मधुरा विजयम की रचना की थी, और इसने जो बुक्का प्रथम बना था तो वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण की थी। 1356 से 1377 तक शासन किए। इतना महत्वपूर्ण काम है, सब आपको पढ़ते चलना है, याद करते चलना है। आगे बनते हैं हरिहर द्वितीय। कौन बनते हैं? हरिहर द्वितीय, जो 1377 से लेकर 1404 तक बनेंगे। अब 1377 में बने और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज की उपाधि। इन्होंने कौन सी उपाधि? वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि। इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत तक फैल चुका था।
होयसल पर तो हरिहर प्रथम ने कब्जा कर ही लिया, लेकिन जो भी बचा उस पर कब्जा कर लिया हरिहर द्वितीय ने। इसके शासनकाल तक विजयनगर का साम्राज्य कहां तक फैल चुका था? संपूर्ण दक्षिण भारत तक फैल चुका था और इन्होंने बहमनी साम्राज्य से गोवा और बेलगांव भी छीन लिया था। अभी आपको बताएं, अभी आपको यहाँ पे मैप में दिखाएं आपको, ये जो आप देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पे गोवा और यहीं पे बेलगांव महाराष्ट्र में। तो यहाँ से बेलगांव और गोवा को इन्होंने छीन लिया था। किससे? तो बहमनी सल्तनत से छीन लिया था। आगे आइए, अब बहमनी सल्तनत से गोवा और बेलगांव छीन लिए। अब इनके बाद जो शासक बने वे हैं देवराय प्रथम। अगले शासक कौन है? देवराय प्रथम, जो 1404 से 1422 तक बनेंगे शासक। और इन्होंने इनके शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ, ये आप याद रखिएगा कि इनके शासनकाल में इटली का एक यात्री आया था जिसका नाम था निकोली कोंटी। कौन आया था? निकोली कोंटी। और ये कब आया था? तो 1420 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था? तो विजयनगर आया था। किसके शासनकाल में? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। कब आया था? 1420 ईस्वी में। क्या है कि इनका शासनकाल तो 1404 से लेकर 1422 तक है, तो 1420 में आया। निकोली कोंटी कहाँ का था? इटली का था। तो इसने तुर्क तीरंदाजों को सेना में शामिल करने का शुरुआत किया था, क्योंकि उस समय जो तुर्क तीरंदाज होते थे, तुर्क के जो आदमी होते थे तीर चलाने में बड़े माहिर होते हैं, बड़े माहिर होते थे उस समय। इसलिए इन्होंने अपने सेना में तुर्क तीरंदाजों को शामिल करने का प्रथा चालू किया था, शामिल किया था। अगर आपको सवाल ऐसे पूछा जाए कि तुर्क तीरंदाजों को शामिल सबसे पहले किसने किया था विजयनगर साम्राज्य में, तो देवराय प्रथम ने किया था। उसने हरविलास एक ग्रंथ है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। उसने हरविलास के रचयिता प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया था। किनको संरक्षण दिया था? तो तेलुगु कवि है, बहुत ही विद्वान कवि है श्रीनाथ। कौन है? श्रीनाथ। इनको संरक्षण दिया था। कौन? देवराय प्रथम ने। इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध भी बनवाया था और सिंचाई की व्यवस्था भी की थी। किसने? देवराय प्रथम ने। तुंगभद्रा नदी, अभी आप मैप में देखे होंगे तुंगभद्रा नदी को, अगर आप नहीं देखे हैं तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यहां से आप यहाँ देख रहे हैं लाइन, ये है कृष्णा नदी, और यहां से आप जो देख रहे हैं ये है तुंगभद्रा नदी। ये कृष्णा नदी और यहां से तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी और एक कृष्णा नदी। अब ये जो तुंगभद्रा नदी है, इसी पे देवराय प्रथम ने बांध का निर्माण करवाया था। अब ये जो बीच का जो क्षेत्र है, दो नदियों का क्षेत्र द्वाब कहलाता है। अब ये जो क्षेत्र है यहाँ, ये जो द्वाब है, इसे रायचूर का द्वाब कहते हैं। इसी रायचूर के द्वाब के लिए इन दोनों क्षेत्रों में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में हमेशा लड़ाई भी होते रहता था। यही हमेशा, क्योंकि यहाँ पे द्वाब क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है। अगर उपजाऊ होगा तो राजा को टैक्स ज्यादा मिलेगा, बहुत मुनाफा होगा। और इस रायचूर क्षेत्र में बहुत सारे खदान भी थे, मूल्यवान वस्तुओं के खदान थे। इसलिए इस क्षेत्र के लिए इन दोनों में हमेशा लड़ाई होते रहता था। अब यहाँ पे देखिए, गोवा और बेलगांव इन्होंने छीन भी लिया था विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने। आगे आइए, तो आप यहाँ पे तुंगभद्रा नदी देख लिए। आगे यहाँ बढ़ते हैं। तुंगभद्रा नदी पे बांध का निर्माण किसने करवाया था? देवराय प्रथम ने करवाया था। तुंगभद्रा नदी पे बांध का निर्माण करवाया था। आगे इन्होंने कुछ काम किया? नहीं किया। इसके बाद आते हैं देवराय द्वितीय। कौन आते हैं? देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक, ये भी लगभग 24 साल रहते हैं। इन्होंने क्या किया? तो ये संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। देवराय द्वितीय सबसे प्रतापी शासक, यानी सबसे महान शासक, और संस्कृत का विद्वान भी थे। कौन? देवराय द्वितीय। इसने दो संस्कृत ग्रंथों, महानाटक सुधानिधि और वादरायण के जो ब्रह्मसूत्र है उस पर टीका की रचना की थी। टीका यानी कि आलोचना, यानी कि उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, दोनों उन्होंने बताने का कार्य किया था। टीका यानी कि आलोचना होता है। इन्होंने गजबेटका की उपाधि धारण की थी। इन्हें हाथी मारने का शौक था। अजब अजब शौक होता है भाई, इनको हाथी मारने का शौक था। किसी को टीका लेने का शौक होता है, किसी को लड़की घूमने का शौक होता है, बहुत सारा शौक होता है। ऐसे थोड़ी आप बात, इसको हाथी मारने का शौक था। क्या शौक था? हाथी मारने का। इसलिए इसे गजबेटका की उपाधि दी जाती है। कौन सा उपाधि? गजबेटका, यानी कि गज को मारने वाला, गज का वध करने वाला। गज यानी कि हाथी, हाथी का वध करने वाला। इसके समय फारसी यात्री अब्दुल रजाक आया था। अभी आपको पीछे बताएं,
इटली का यात्री निकोली कोंटी आया था। यहाँ पे फारसी यात्री अब्दुल रजाक आया था। कौन आया था? अब्दुल रजाक, विजयनगर की यात्रा की थी। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। अंतिम शासक कौन? विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसे सालुब नरसिंह ने, किसने? सालुब नरसिंह ने मार दिया और सालुब वंश की स्थापना की। तो इतना जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं इसका नाम है संगम वंश, और संगम वंश के शासकों के बारे में पढ़े हैं, उसने क्या क्या बढ़िया काम किया इसके बारे में पढ़े हैं। और अगला जो सालुब नरसिंह ने मारकर स्थापना की सालुब वंश की, अब सालुब वंश के बारे में पढ़ेंगे। छोटा वंश है, बस इतना ही है सालुब वंश। इस वंश की स्थापना सालुब नरसिंह ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक इमाडी नरसिंह था। इन्होंने कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं किया, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको नहीं लेना है। अब इमाडी नरसिंह की हत्या करके वीर नरसिंह तुलुब ने तुलुब वंश की स्थापना की। तो अगला हम कौन सा वंश पढ़ेंगे? तो तुलुब वंश पढ़ेंगे। ये जो सालुब वंश था 1485 से 1505 तक रहा। अब 1505 से आएगा तुलुब वंश। कौन सा वंश? तुलुब वंश। अब तुलुब वंश 1505 से लेकर 1570 तक रहेगा। अब ये जो वंश है, इस वंश के स्थापना करता कौन है? अभी आपको बताया, वीर नरसिंह तुलुब, जो इमाडी नरसिंह को मारकर, इमाडी देवराय को मारकर अगला वंश की स्थापना करते हैं। इमाडी नरसिंह को मारकर अगले वंश का स्थापना करते हैं। आगे क्यों नहीं बढ़ता है भाई? बहुत लैग करता है। एक मिनट, बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। टाइम देखो तो हो, टाइम कितना हो रहा है? तो अगला जो वंश है उसका नाम है तुलुब वंश। और अगले वंश तुलुब वंश की स्थापना किसने किया था? तो वीर नरसिंह तुलुब ने किया था। किसने किया था? तो वीर नरसिंह तुलुब ने। और इसके बाद इसका छोटा भाई कृष्णदेव राय अगला शासक बनता है। तुलुब वंश के सबसे पहले शासक कौन? तो वीर नरसिंह तुलुब। और ये 1505 से लेकर 1509 तक रहते हैं। वीर नरसिंह तुलुब 1505 से 1509 तक। ये कब से कब तक? 1505 से 1509 तक। और 1509 में फिर इसके भाई कृष्णदेव राय अगला शासक बनते हैं। अब इन्हीं के बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो 1509 में बनते हैं और 1530 ईस्वी तक के शासक रहते हैं। समझिए 21 वर्ष। आइए, ये तुलुब वंश का सबसे महान शासक था, जिसका उल्लेख बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में भी किया है। बाबरनामा, जैसे आप नाम सुने हैं कि ये बाबर के आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, जिसमें बाबर ने इसका कृष्णदेव राय का उल्लेख करते हुए कहा है कि हम जिस समय यहाँ शासन कर रहे थे, जो सबसे महान हिंदू शासक था उसमें कृष्णदेव राय ही था। अगर कृष्णदेव राय नहीं रहता तो हम पूरे दक्षिण भारत को जीते रहते। कृष्णदेव राय नहीं रहता तो हम पूरे दक्षिण भारत पे कब्जा कर चुके होते। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, इन्होंने तेलुगु, इनका कुछ उपाधि है। उपाधि क्या? इनको अलग नाम से जाना जाता है, आंध्र भोज और अभिनव भोज। इनको दो और उपनाम है, जैसे उपनाम गांव में रहता है कुछ मूल नाम, लेकिन और उपनाम बुलाया जाता है। उसी प्रकार से इनको क्या बुलाया जाता था? आंध्र भोज और अभिनव भोज। इनका उल्लेख बाबर ने कहाँ किया है? तो बाबरनामा में किया है। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना भी की थी। ये थोड़े से विद्वान आदमी भी थे। अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। कौन? कृष्णदेव राय ने, जिसमें प्रशासनिक नीतियों का उल्लेख मिलता है। प्रशासनिक नीति का उल्लेख मिलता है अमुक्त माल्यद में। कैसे एक राजा को प्रशासन करना चाहिए, कैसे प्रशासन चलाया जाता है। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस आया था। अभी तक 3 यात्री पढ़ चुके हैं आप विजयनगर साम्राज्य में, निकोली कोंटी, अब्दुल रजाक और डोमिंगो पायस। कब आया था, किसके शासनकाल में आया था और कहाँ, किस देश का है, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगर आप ये आपको नहीं याद है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइए। उन्होंने विजयनगर के नजदीक नागलपुर नाम से एक नया शहर बसाया था। विजयपुर के नजदीक में ही, बगल में ही एक नागलपुर शहर बसाया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। इन्होंने हजारा मंदिर, हजारा में राम मंदिर और बीठल मंदिर का निर्माण करवाया था। ये दोनों मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने। इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे। 8 कवियों का एक समूह होता था जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। जैसे आप पर में पढ़े होंगे 9 कवियों का, 9 विद्वानों का एक समूह रहता था जिसे नवरत्न कहा जाता है।
उसी प्रकार से यहाँ पे अष्ट दिग्गज रहा करते थे, यानी 8 कवियों के समूह, इसी को अष्ट दिग्गज कहा जाता है। अब लोग आप तेनाली रामा के नाम सुने होंगे, तेनाली राम कृष्ण के नाम सुने होंगे। इसी के शासनकाल में वे एक अष्ट दिग्गज में से एक थे। लेकिन जो इन अष्ट दिग्गजों में से सबसे प्रमुख और सबसे जो विद्वान व्यक्ति थे, उनका जो नाम है, उनका नाम है अल्लाह सानी पेडाना। सबसे विद्वान व्यक्ति का नाम क्या है? विद्वान क्यों? ये थोड़े से विद्वान इसलिए थे क्योंकि ये तेलुगु के साथ साथ संस्कृत भाषा के भी ज्ञाता थे। और तेनाली रामकृष्ण इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि अपने व्यक्तित्व से मतलब कि मजाकिया टाइप के थे। हमेशा अपने व्यक्तित्व से दूसरों को हंसाते रहते थे। और व्यक्ति भी ऐसा ही चाहिए। आपके पास ज्ञान है तो ये नहीं कि घमंड में घूमते रहें, आपके पास ज्ञान है तो ये नहीं कि आप हंसना ही भूल जाए, आपके पास ज्ञान है तो ये सिर्फ अहंकार ही पाले रखें। हर एक व्यक्ति से अच्छे से बात करना चाहिए। ये तो तेनाली रामा अच्छे से जानते थे, आप सीरियल में भी देखते होंगे, इनका हमेशा मजाक बनते रहता है। अब इसी व्यक्तित्व से फेमस थे, प्रसिद्ध थे। तो सबसे विद्वान थे अल्लाह सानी पेडाना और सबसे मतलब कि अपने व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे तेनाली रामकृष्ण। और ये अष्ट दिग्गजों के नाम है जो उस समय उनके शासनकाल में रहा करते थे। तीसरा का नाम है नंदीमिथिमन, मदयागरी मलाना, धूर्जती, अयाव राजू, राम द्रोड़ और पिंगल सुराना और राम राजा भूषणुद। इतने अष्ट दिग्गज थे। 8 कवि के समूह को कहा जाता था अष्ट दिग्गज। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है हजारा टेम्पल। जो आप देख रहे हैं हजारा टेम्पल, जिसे कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ये हजारा का राम मंदिर है इसमें। अब यहाँ जो देख रहे हैं ये है विठल स्वामी का मंदिर। ये जो आप देख रहे हैं विठल स्वामी मंदिर, इसी को आपको तो 50 रुपए के नोट पे छपा है, आप यही देखते होंगे। आप 50 रुपए के नोट पे पीछे पे देख लीजिएगा आप, यही है विठल स्वामी मंदिर जो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने बनवाया था। आगे आइए, अगला जो शासक बनते हैं अच्युत देव राय। कृष्णदेव राय के बाद कौन बनते हैं? अच्युत देव राय 1530 से 1542 तक। इनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज आया था। कौन आया था? पुर्तगाली यात्री नुनीज आया था। अभी तक आप 4 यहाँ पे यात्री पढ़ चुके हैं। यात्री से ही ज्यादातर सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप यात्री ध्यान से पढ़िएगा किसके शासनकाल में आया, वो कहां से आया और कौन आया। तो इनके शासनकाल में कौन आया था? नुनीज आया था। और इसी के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरन को प्राप्त कर लिया था, हड़प लिया था, अधिकार में ले लिया था। तूतीकोरन जगह को पुर्तगालियों ने, क्योंकि 1498 में ही पुर्तगाली आ चुके थे। और ये तो बात है 1530 ईस्वी से 1542 के बीच, यानी लगभग 30-35 साल यहाँ पे पुर्तगालियों का आया हो गया। 1510 ईस्वी में ही उन्होंने गोवा पे अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे आइए, तूतीकोरिन पे अधिकार कर लिया था किसके शासनकाल में? अच्युत देव राय। इसके बाद बनते हैं सदाशिव राय 1542 से 1570 ईस्वी तक। तो इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, इससे पहले जान लीजिए कि ये विजयनगर का नाम मात्र का शासक था, वास्तविक शासक नहीं था। वास्तविक शक्ति था अरुवडी वंश के एक मंत्री थे राम राय। राम राय एक मंत्री थे, सदाशिव राय के मंत्री थे। और ये जो थे ये अराविडु वंश के थे। इसी के समय तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व करता राम राय था। कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। इसके नेतृत्व करता इधर से कौन थे? विजयनगर साम्राज्य की तरफ से तो राम राय थे। अब हुआ किसके बीच? तो विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई 1565 में लड़ी गई थी। एक गांव था राक्षस तांगड़ी। कौन सा गांव? राक्षस तांगड़ी नामक गांव, वहीं पे लड़ा गया था। इसलिए इसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, तालीकोटा के युद्ध को। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के शासक अली आदिल शाह और विजयनगर साम्राज्य के राम राय, इन दोनों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा और परिणाम क्या निकला? तो विजयनगर हार गया और भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया। तो यहाँ पे 3 वंश ही पढ़े हैं, तुलु वंश तक, और यहाँ पे हिंदू साम्राज्य यानी कि विजयनगर का पतन हो गया। तो अराविडु वंश कैसे? तो अब जानिए। यहाँ पे जो राम राय है, इसी का भाई का नाम था तिरुमल। इसके भाई का नाम क्या था? तिरुमल। इस युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल ने वेनुगोंडा को अपनी राजधानी बनाकर विजयनगर के अस्तित्व को बनाए रखा। सबसे पहला राजधानी अनेगोंडी, दूसरा राजधानी विजयनगर और तीसरा राजधानी वेनुगोंडा।
वेनुगोंडा को इन्होंने राजधानी बनाया, विजयनगर पे अधिकार कर लिया था बहमनियों ने, आदिल शाह ने, इसलिए इन्होंने वेनुगोंडा को राजधानी बनाया ताकि अभी तक तो विजयनगर साम्राज्य कम से कम यहाँ पे जिंदा रहे, कम से कम अस्तित्व में रहे। तो इन्होंने वेनुगोंडा को अपनी राजधानी बनाया और इस विजयनगर साम्राज्य को अस्तित्व में बनाए रखा। अब ये था अराविडु वंश का, तो इसलिए ये कौन सा वंश यहाँ से चालू हो गया? अराविडु वंश चालू हो गया। इसका संस्थापक तिरुमल था, जो 1570 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करता है। अराविडु वंश की स्थापना कब हुआ? तो 1570 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1570 ईस्वी में। इसका अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। इसका अंतिम शासक कौन था? श्रीरंग तृतीय। और धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य नष्ट होता गया। अब पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलता है कि कब पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन ये जो अंतिम राजा माना जाता है श्रीरंग तृतीय माना जाता है, और अंतिम वंश अराविडु वंश माना जाता है। अराविडु वंश के संस्थापक तिरुमल थे, जो राम राय के भाई थे। राम राय कौन थे? तो वे मंत्री थे और बहुत ही योग्य मंत्री थे। किनके मंत्री थे? तो सदाशिव राय के। तो आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य में पढ़े हैं, 4 वंश के बारे में पढ़े हैं, संग वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। अब इसके जितने भी प्रमुख शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, इन्होंने कुछ काम किया वे भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको लगा कि हम कुछ आपको बता पाए हैं, कुछ सिखा पाए हैं, तो कमेंट में मनोबल थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त को भी बता दीजिएगा कि ऐसा पढ़ाते हैं, पढ़ लीजिए आप भी। तो बस आज इतना ही वीडियो रखते हैं। धन्यवाद।